नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास कुमार झा और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, और बेसिक कॉन्सेप्ट 1 हमने डिस्कस कर लिया है। बेसिक कॉन्सेप्ट 2 हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस से हम लोग शुरू करते हैं। एक्चुअली में किसी भी सब्सटेंस को हम लोग प्योर सब्सटेंस तब बोलेंगे जब वो 2 कंडीशन को फॉलो करेगा। उसमें पहला जो कंडीशन है हमारा वो है केमिकल कंपोजिशन सेम होना चाहिए। दूसरा जो कंडीशन है हमारा वो केमिकल एग्रीगेशन सेम होना चाहिए। ठीक है, होमोजीनियस इन केमिकल कंपोजिशन एंड होमोजीनियस इन केमिकल एग्रीगेशन। अंडरस्टूड। अब एक्चुअल में केमिकल कंपोजिशन मतलब हम समझ नहीं पा रहे हैं कि एक्चुअली में क्या कहना चाह रहा है केमिकल कंपोजिशन। देखो, केमिकल कंपोजिशन कुछ कहना नहीं चाह रहा है। केमिकल कंपोजिशन होमोजीनियस कहने का मतलब ये है कि जो भी उसका केमिकल फार्मूला है, ठीक है, जो भी उसका केमिकल फार्मूला है वो सेम होना चाहिए। जैसे सपोज दैट एक कंटेनर में H2 रखा हुआ है और वाटर रखा हुआ है। ठीक है, तो कंडीशन नंबर 1 सेटिस्फाई होगा या नहीं, क्या आप बता सकते हैं? एक्चुअल में कंडीशन नंबर 1 सेटिस्फाइड बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इसका जो केमिकल फार्मूला है या केमिकल कंपोजिशन है वो सेम नहीं है। बात समझ में आ गई? तो केमिकल कंपोजिशन या केमिकल फार्मूला सेम होना चाहिए फर्स्ट कंडीशन को फुलफिल करने के लिए। सेकेंड कंडीशन इज केमिकल एग्रीगेशन। ठीक है, देखो केमिकल एग्रीगेशन कहने का मतलब क्या है कि व्हेन सेवरल थिंग मिक्स टुगेदर, ठीक है, several thing mixed together and consider one thing called aggregation। जैसे आप एक सिविल में ये चीज़ देखते हो कि अग्रीगेट किसको बोलते हैं? सभी चीज़ों को जब हम मिक्स कर देते हैं, सैंड हुआ, ठीक है, सीमेंट हुआ, ठीक है, वाटर हुआ, सभी चीज़ों को जब हम लोग इकट्ठा कर देते हैं, ठीक है, कंक्रीट हुआ, तो उन सभी चीज़ों को वो करने के बाद क्या होता है, एक अग्रीगेट बनता है। इकट्ठा करने के बाद, ठीक है, जो भी चीज़ बने उसको हम एग्रीगेट बोलते हैं। जैसे सपोज दैट कि अगर हमारे पास एयर है तो हम ये देखने नहीं जाएंगे कि एयर में क्या है, ऑक्सीजन कितना है, नाइट्रोजन कितना है, ठीक है, या कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, तो ये हम देखने नहीं जाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? तो हम किस पे ध्यान दे रहे हैं ओनली हमको, कि एयर पे। दैट मीन्स हमको प्रोडक्ट पे ध्यान देना है। तो वो चीज़ क्या है, केमिकल एग्रीगेशन हम उसको बोलते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर, ठीक है, अगर सेवरल थिंग मिक्स टुगेदर, ठीक है, और उसको हम लोग एक चीज़ कंसीडर करते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एग्रीगेशन। अब देखो एक्चुअल में ये दो जो टर्म है, ठीक है, ये 2 टर्म आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे हम लोग जो प्योर सब्सटेंस पढ़ रहे हैं, एक्चुअल में उस प्योर सब्सटेंस में हम लोग ओनली वन बात कर रहे हैं कि मिक्सचर की। हमेशा ध्यान में रखना कि हम बात किस पे कर रहे हैं, मिक्सचर पे बात कर रहे हैं। ठीक है, मतलब ये जो 2 कंडीशन है, कंडीशन नंबर 1 एंड कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 1 एंड कंडीशन नंबर 2, ठीक है, यहां सिंगल सब्सटेंस की हम बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सिंगल सब्सटेंस हमेशा एक प्योर सब्सटेंस होगा। ये बात हमेशा ध्यान में रखना है कि ये जो सिंगल सब्सटेंस है, ठीक है। अब सिंगल सब्सटेंस एक्चुअल में होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। सिंगल सब्सटेंस लाइक वाटर, अगर आपको कोई बोले कि भैया वाटर एक प्योर सब्सटेंस है या नहीं, एयर एक प्योर सब्सटेंस है या नहीं, तो मैं डेफिनेटली बोलूँगा कि ये प्योर सब्सटेंस है। क्यों प्योर सब्सटेंस है? बिकॉज ऑफ दीज आर सिंगल सब्सटेंस, सो दिस इज कम्स अंडर प्योर सब्सटेंस। बात समझ में आ रही है? तो हम सिंगल सब्सटेंस की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हम एक मिक्सचर की बात कर रहे हैं। ठीक है, सिंगल सब्सटेंस तो ऑलरेडी माइंड मेकअप कर लो कि वो सिंगल सब्सटेंस हमेशा हमेशा के लिए एक प्योर सब्सटेंस होगा। ठीक है, तो ऐसा हम लोग इस बात पे हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि वाटर एंड एयर आर अ प्योर सब्सटेंस बिकॉज दीज आर सिंगल सब्सटेंस। बात समझ में आ रही होगी। अब हम लोग केस पे चलते हैं, कंडीशंस पे चलते हैं। केस नंबर 1,
सबसे पहले एग्जांपल्स में हमने लिया है स्टीम एंड वाटर। आपको ऐसा दिख रहा होगा कि एक्चुअली में स्टीम एंड वाटर, स्टीम भी एक वाटर का ही फॉर्म है, ठीक है, उसमें भी H2O ही है, ठीक है, और वाटर का भी जो केमिकल फार्मूला है वो H2O है, ठीक है, मतलब दोनों का केमिकल फार्मूला क्या है, सेम है। दैट मीन्स कि हमारा जो पहला कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो गया, फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाई, एंड सेकेंड कंडीशन दैट इज केमिकल एग्रीगेशन होमोजीनियस होना चाहिए, ठीक है। तो क्या आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे केमिकल जो एग्रीगेशन है, जो भी प्रोडक्ट मिल रहा है वो प्रोडक्ट सेम है या नहीं है? प्रोडक्ट तो भैया सेम है, तो सेकंड कंडीशन इज ऑल्सो सेटिस्फाइड। तो प्योर सब्सटेंस होगा या नहीं? प्योर सब्सटेंस आसानी से ये होगा, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हम कंडीशन नंबर 2 या केस नंबर 2 के बारे में हम लोग बात करते हैं। अब देखो यहाँ पे जो फर्स्ट कंडीशन है हमारा वो है H2O एंड सेकेंड वन इज वाटर। पहले भी हमने डिस्कस किया अभी तुरंत। तो यहाँ पे फर्स्ट जो हमारा फर्स्ट जो कंडीशन है दैट इज केमिकल कंपोजिशन, वो तो सेम है। कहने का मतलब कि जो भी हमारा केमिकल फार्मूला है H2O, ठीक है, एंड वाटर का भी केमिकल फार्मूला क्या होता है, H2O होता है। कहने का मतलब ये जो कंडीशन है ये सेटिस्फाई है, बट द सेकेंड कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड। इसका रीज़न मैं आपको ये बता दूं कि नॉट सेटिस्फाइड होने के 3 रीज़न हैं। मैं आपको क्लियर कर देता हूं, नॉट सेटिस्फाई होने के 3 रीज़न है। फर्स्ट रीज़न ये है कि देखो हम लोग सबसे पहला H2O और वाटर के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो फर्स्ट रीज़न ये है, इसका फर्स्ट रीज़न ये है कि ये ज़रूरी नहीं है कि H2, ठीक है, एंड O का कंडेंसेशन टेम्परेचर वही होगा, ठीक है, जिस टेम्परेचर पे वाटर रखा हुआ है। मतलब H2 और O का कंडेंसेशन टेम्परेचर वही होगा जिस टेम्परेचर पे वाटर रखा हुआ है, कि ये जरूरी नहीं है, ठीक है। सेकंड कंडीशन इज हेयर कि H2 का कंडेंसेशन हो जाए, वाटर में O ना हो। बात समझ में आ रहा है? H2 कंडेंस हो जाए वाटर में, ठीक है, और O ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है। और दूसरा कंडीशन ये भी नहीं हो सकता है कि O का कंडेंसेशन हो जाए वाटर में और H2 का नहीं हो। बात समझ में आ रहा है? तो कहानी इतनी सी है कि H2 एंड O का टेम्परेचर सेम नहीं हो सकता, ठीक है। H2 एंड O का टेम्परेचर सेम नहीं हो सकता, मतलब जो भी मिक्सर होगा उसमें कहीं ना कहीं H2 के बबल या O के बबल, ऑक्सीजन के बबल मिलेंगे। बात समझ में आ रहा है? तो इसलिए ये जो हमारा सेकंड कंडीशन था ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, इसके कारण इसको हम लोग प्योर सब्सटेंस नहीं बोलेंगे। दोनों कंडीशन में एक भी अगर सेटिस्फाई नहीं करता है तो इसको प्योर सब्सटेंस हम नहीं बोलेंगे। बात समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। अब एक्चुअल में नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल नंबर 2, दैट इज एयर प्लस वाटर। आप ये देखो कि कंडीशन 1 यहां सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं। एक्चुअल में कंडीशन 1 भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, कंडीशन सेकंड भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। इसका सीधा सीधा एग्जांपल मैं ये बता दूं आपको कि जो फर्स्ट कंडीशन है केमिकल कंपोजिशन या केमिकल फार्मूला एयर प्लस वाटर का सिमिलर नहीं है, तो पहला कंडीशन ही रॉन्ग हो गया। सेकंड कंडीशन भी रॉन्ग है, इसका भी मैं आपको एक प्रूफ देता हूं, ठीक है। एक्चुअल में अगर सपोज दैट कि एयर प्लस वाटर है, ठीक है, एयर प्लस वाटर है, एयर प्लस वाटर, तो सबसे पहला जो हमारा फर्स्ट कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं होगा क्योंकि केमिकल कंपोजिशन यहाँ सेम नहीं है। सेकंड कंडीशन इज एयर कि एयर में प्रेजेंट गैस, एयर के अंदर कितना गैस होता है, नाइट्रोजन, ठीक है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सिमिलर रूप से मेन तरफ से जिसका मैक्सिमम परसेंटेज होता है इसमें 3 गैस होते हैं, ठीक है।
इन सभी गैस के केस में ये ज़रूरी नहीं है कि ये जो गैस का जो कंडेंसेशन टेम्परेचर है, ठीक है, इस गैस का जो कंडेंसेशन टेम्परेचर है वो N2O2 CO2 का वही होगा, ठीक है, का वही होगा जिस टेम्परेचर पे वाटर रखा हुआ है। मतलब नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का कंडेंसेशन टेम्परेचर वही होगा जिस कंडेंसेशन टेम्परेचर पे वाटर रखा हुआ है। इसलिए कंडीशन नंबर सेकंड इज नॉट सेटिस्फाइड। तो अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है तो क्या ये प्योर सब्सटेंस होगा? कभी नहीं होगा प्योर सब्सटेंस। अब हम बात करते हैं, अगर कोई मेरे को बोलता है कि भैया ड्राई एयर प्लस वेट एयर क्या एक प्योर सब्सटेंस है? ड्राई एयर प्लस वेट एयर एक प्योर सब्सटेंस है क्या? तो मैं कभी नहीं कहता हूं कि भाई ये प्योर सब्सटेंस है। क्यों प्योर सब्सटेंस नहीं है? क्योंकि ड्राई एयर में तो एयर मौजूद है, लेकिन वेट एयर में वाटर प्लस एयर दोनों मिक्सचर है ना। और हमने एक केस अभी तुरंत पढ़ा है कि एयर और प्लस वाटर एक कभी भी प्योर सब्सटेंस नहीं होंगे। इसलिए इस पर सोच विचार करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ये एक प्योर सब्सटेंस नहीं है। अब हम एक नोट में ऐसा बोल सकते हैं कि ये प्योर सब्सटेंस कैन एग्जिस्ट मोर देन वन फेज। अगर एक फेज से ज़्यादा है तो प्योर सब्सटेंस एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं गिब्स फेज रूल। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। अब इस चीज़ को भी हम लोग फील करेंगे, ठीक है। देखो गिब्स फेज रूल एक्चुअल में क्या कहता है कि गिब्स फेज रूल बोलता है कि P प्लस एफ, पहले आप फार्मूला देखो, P प्लस एफ इक्वल्स टू C प्लस 2। अब देखो एक्चुअल इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है एफ को हम लोग बहुत अच्छे से जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले P देखो, P क्या है एक्चुअल में? नंबर ऑफ फेजेस, ठीक है। और C क्या है? नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। और F क्या है? F एक्चुअल में डिग्री ऑफ फ्रीडम है। अगर इस चीज़ से आप समझ नहीं पा रहे हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो ऐसा आप समझिए कि मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इंटेंसिव वेरिएबल रिक्वायर्ड टू द स्टेट ऑफ सिस्टम, ठीक है। किसी भी सब्सटेंस का, ठीक है, अगर हमको स्टेट ऑफ सिस्टम दिखाना है, स्टेट ऑफ सिस्टम पता करना है कि वो जो सब्सटेंस है वो कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसको हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलते हैं। यहाँ इंटेंसिव वेरिएबल एक्चुअल में क्या है, ठीक है, स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक टेम्परेचर, ठीक है, स्पेसिफिक प्रेशर पी डी एंड वी, ठीक है। यहाँ इंटेंसिव वेरिएबल है। एक्चुअल में जो भी इंटेंसिव वेरिएबल है उसको हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि इंटेंसिव वेरिएबल में ऑल स्पेसिफिक प्रॉपर्टी लाइक स्पेसिफिक वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर, ठीक है, ये तीनों आ जाएगा। तो इससे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि स्टेट ऑफ सिस्टम, किसी भी सिस्टम का स्टेट बता सकते हैं, ठीक है। अब देखो एक्चुअल में क्या होता है कि अगर F इक्वल्स टू 1 है, ठीक है, अभी मैं पहले ही बता दे रहा हूं, अगर F इक्वल्स टू 1 है तो ये क्या बोलेगा एक्चुअल में? ये बताएगा कि ये केवल एक प्रॉपर्टी की रिक्वायरमेंट है स्टेट ऑफ सिस्टम बताने के लिए। ओनली वन प्रॉपर्टी, ठीक है, की रिक्वायरमेंट है, ओनली वन प्रॉपर्टी की रिक्वायरमेंट है स्टेट ऑफ सिस्टम बताने के लिए। अगर F इक्वल्स टू 2 है तो 2 प्रॉपर्टी की रिक्वायरमेंट है स्टेट ऑफ सिस्टम बताने के लिए। बात समझ में आ गया? अब हम देखते हैं एग्जांपल्स, ठीक है। एग्जांपल्स एक्चुअल में क्या है? सबसे पहला ये मैं क्लियर कर दिया कि स्टेट ऑफ सिस्टम बताने के लिए F इक्वल्स टू 1, F इक्वल्स टू 2, ठीक है। इसमें देखो एक कोई भी कंटेनर है, उसमें H2 एंड वाटर है, तो फेज तो मेरे को दिख रहा है कि H2 एंड वाटर है, तो फेज कितना होगा इसका फेज 2 होगा, ठीक है। कंपोनेंट कितना है? वाटर एंड H2, कंपोनेंट भी 2 है एंड फेज भी 2 है। तो भैया डिग्री ऑफ फ्रीडम बताओ ना। अरे यार एकदम से एग्जैक्ट से कोई दिक्कत नहीं है, इसका फार्मूला लगा दो। फार्मूला जैसे ही लगाओगे आप तो आपको पता चलेगा कि F इक्वल्स टू 2 आ रहा है। अरे F इक्वल्स टू 2 आ रहा है तो ये एक्चुअल में बता क्या रहा है मेरे को? बता ये रहा है कि इसमें 2 प्रॉपर्टी की रिक्वायरमेंट होगी स्टेट ऑफ सिस्टम बताने के लिए।
ठीक है। उसी तरह से अगर स्टीम एंड वाटर है, फेस कितना है, 2 फेस हैं, कंपोनेंट सिंगल, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। 2 + F = 1 + 2, तो F = 1, ठीक है। एंड सिमिलर इस केस में देखो 3 पॉइंट है, स्टीम, वाटर एंड आइस, फेस 3 है, ठीक है। दैट मीन्स 3 + F = 1 + 2, F = 0। ओहो, यहाँ से कोई कुछ बात निकल के आ रही है। अगर कोई सिस्टम तीनों फेज में एग्जिस्ट करता है, अगर कोई सिस्टम तीनों फेज में एग्जिस्ट करता है तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम F = 0 होगी। ये बात ध्यान में रखना है, ठीक है। और यहाँ का जो रेशियो है 2, 1, ठीक है, एंड 0, यहाँ से हम लोग एक बात कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं वो मैं अभी बता रहा हूँ आपको। जैसे जैसे हम लोग नंबर ऑफ फेसेस बढ़ते जाएंगे, ठीक है, उस हिसाब से हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम डिक्रीज होते जाएगा। नंबर ऑफ फेसेस बढ़ेंगे, ठीक है, वो डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारा क्या होते जाएगा, डिक्रीज होते जाएगा। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है। अब इस एग्जाम्पल से हम लोग क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि F = 2 था, ठीक है, यहाँ पे फेस कितना था, 2 था, ठीक है। तो नंबर ऑफ फेसेस जहाँ बढ़ रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो रही है, यहाँ पे फेस कितना था, 3 था, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है। तो उस हिसाब से जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो क्या होता है, इंक्रीज होते जा रहा है, ठीक है। बात समझ में आ गया। तो एक हम लोग ऐसा नोट पॉइंट देके बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ फेजेस इंक्रीज देन डिग्री ऑफ फ्रीडम डिक्रीज, करेक्ट, नो डाउट, ठीक है। अब हम एक डिस्कशन पे चलते हैं। एक्चुअली में आपके सामने जो डोबी डायग्राम दिख रहा है, इस डायग्राम से हम लोग बहुत कुछ निकालने वाले हैं। तो पहला चीज़ जो हम लोग इस डायग्राम से सीखने वाले हैं वो एक्चुअल में है क्या, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमारा एक क्वेश्चन आप सुन लो कि हम कोई भी एक वाटर है, सपोज दैट, उस वाटर को हम लोग, हमारी ये डिज़ायर है, ठीक है, कि उस वाटर को हम लोग 20 डिग्री सेंटीग्रेड से, ठीक है, 200 डिग्री सेंटीग्रेड करना चाहते हैं, या मोर देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड करना चाहते हैं एट 1 atm टेम्परेचर, प्रेशर, ठीक है। तो सबसे पहले हमको ज़रूरत क्या पड़ेगी, किस प्रोसेस से होकर हम लोग गुजरेंगे, इस चीज़ को हम लोग फील करते हैं, और उस डायग्राम की मदद से, ठीक है, हम लोग जो सीखेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम को फील करेंगे, ठीक है। तो देखो एक्चुअल में क्या होगा कि सबसे पहले हमको 20 से 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक करने के लिए सबसे पहले हमको वाटर को 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट अप करना पड़ेगा। फिर 100 डिग्री सेंटीग्रेड से हम लोग वाटर को पूरा कन्वर्ट कर देंगे, किस में, वेपर में, ठीक है, या जो भी आपको रिक्वायर्ड टेम्परेचर है उसमें हम लोग कर देंगे। तो देखो एक्चुअल में हम लोग फील करते हैं जो भी वाटर रखा होगा वो वाटर भी 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखा हुआ है, ऐसा आप मान के चलो। तो इस पोजीशन को मैं फील कराता हूँ आपको। ये जो पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट पे, इस रीजन को हम लोग बोलते हैं क्या, सबकूल्ड रीजन बोलते हैं, ठीक है। इस रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, सबकूल्ड रीजन। अब यहाँ पे हम इस रीजन में हम बात कर रहे हैं प्रेशर इक्वल्स टू कांस्टेंट है, ठीक है। हर एक में प्रेशर हम लोग कांस्टेंट रखे हैं क्योंकि हम किस प्रेशर पे बात कर रहे हैं, 1 atm पे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये रीजन जो है वो कौन सा रीजन है, सबकूल्ड रीजन है, और ये रीजन है वो कौन सा रीजन है, सैचुरेटेड रीजन है, और ये जो रीजन है वो कौन सा रीजन है, सुपर हीटेड रीजन है, ठीक है। ये सैचुरेटेड रीजन है, ठीक है, ये सैचुरेटेड रीजन, ये सबकूल्ड रीजन, ठीक है। तो इस रीजन में 0 डिग्री से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक हमारा टेम्परेचर हो गया, ठीक है। अब 20 डिग्री सेंटीग्रेड को इस रीजन में सैचुरेटेड, क्योंकि यहाँ पे सैचुरेशन आ गया, वाटर का भी कुछ मॉइस्चर पॉइंट आ गया, जिसके कारण हमारा टेम्परेचर क्या रहा, यहाँ पे कांस्टेंट रहा। तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहा, इसका मतलब क्या, वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा क्या, वॉल्यूम तो बढ़ेगा ही, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है एंड प्रेशर कांस्टेंट है, लेकिन वॉल्यूम बढ़ेगा, ठीक है, सैचुरेटेड रीजन में।
ओ माय गॉड, वॉल्यूम बढ़ेगा क्या? वॉल्यूम बढ़ेगा, इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहां पे कितना हुआ? नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल ओनली 1 हुआ। ओ, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल 1 हुआ, इसका मतलब हमने अभी अभी पढ़ा था कि जो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल जितना होगा, 1 हो, 2 हो, 3 हो, उसको उतनी प्रॉपर्टी की रिक्वायरमेंट होगी स्टेट ऑफ सिस्टम बताने के लिए। आप उस चीज को रिलेट करो जिसको हमने पहले पढ़ाया है, ठीक है? उसी हिसाब से अगर हम इस पॉइंट पे अगर हम देखें, इस पॉइंट में अगर देखें तो क्योंकि 0 से 20 डिग्री हुआ होगा, तो टेम्परेचर भी यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है और वॉल्यूम भी इंक्रीज कर रहा है, और प्रेशर क्या है हमारा? कांस्टेंट है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं? यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल 2 हैं, एक टेम्परेचर है, एक वॉल्यूम है। तो नंबर ऑफ वेरिएबल 2 है, इसका मतलब सिस्टम की प्रॉपर्टी बताने के लिए या स्टेट ऑफ सिस्टम बताने के लिए हमें कितनी प्रॉपर्टी की रिक्वायरमेंट है? यहाँ पे 2, दैट इज टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, ठीक है? एंड सेकेंड वन इज सुपर हीटेड रीजन में टेम्परेचर एंड वॉल्यूम दोनों इंक्रीज हो रहा है, ठीक है? इसका मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम यहां पे भी 2 होगा। बात समझ में आ गया? तो हम लोग एक यहां पे निष्कर्ष पे निकलना चाहते हैं कि सबकूल्ड रीजन में, ठीक है, सबकूल्ड रीजन कौन सा रीजन था? ये रीजन। इस रीजन में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना था मेरे पास? 2 था, ठीक है? लेकिन 2 था भैया, यहां पे सिंगल फेज था ना, सिंगल फेज में डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 था, और सैचुरेटेड रीजन में डबल फेज था। कौन कौन सा फेज था भाई? डबल फेज था, ठीक है? दोनों का मॉइस्चर था ना, ठीक है? अब सुपर हीटेड रीजन में सिंगल फेज है, क्योंकि ये सुपर हीटेड रीजन है, और इसलिए यहां पे डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? 2 है। तो इन तीनों पॉइंट को हम लोग एक आधार मानते हुए ऐसा बोल सकते हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन फेज। दैट मीन्स कि अगर जैसे जैसे फेज इंक्रीज होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम डिक्रीज होगा। अगर ये इंक्रीज होगा तो ये डिक्रीज होगा, अगर ये डिक्रीज होगा तो ये इंक्रीज होगा। बात समझ में आ गया? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अब हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो टॉपिक है ट्रिपल पॉइंट की, ठीक है? तो एक्चुअल में ट्रिपल पॉइंट है क्या, इस चीज को हम लोग सीखते हैं, समझते हैं, जानते हैं, ठीक है? तो देखो, ट्रिपल पॉइंट एक्चुअल में क्या है, कुछ तो ऐसा नाम से ही दिखाई दे रहा है कि ट्रिपल पॉइंट क्या होगा, ठीक है? तो ट्रिपल पॉइंट का मतलब है कि द पॉइंट एट विच वेयर ऑल द थ्री फेसेस, ठीक है? यहां पे नोट करने वाली बात है, ऑल द थ्री फेसेस एग्जिस्ट, द डिग्री ऑफ फ्रीडम एट दैट पॉइंट इज 0। अभी हमने थोड़ा देर पहले पढ़ा था। तो उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रिपल पॉइंट बोल देते हैं, ठीक है? बात समझ में आ गया? जहां पे 3 फेज का डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 हो रहा हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोल देते हैं ट्रिपल पॉइंट। बात समझ में आ गई होगी? अगर कोई सिस्टम तीनों फेज में एग्जिस्ट करता हो तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है? 0। अभी हमने पढ़ा था थोड़ा देर पहले। और जिस पॉइंट पे लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू वेपर, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिटिकल पॉइंट। ये मैं दिखा रहा हूं आपको। क्रिटिकल पॉइंट कौन सा पॉइंट है? इस पॉइंट को हम लोग कौन सा पॉइंट बोलते हैं? क्रिटिकल पॉइंट। क्योंकि लिक्विड किस फेज में चेंज हो रहा है? वेपर के फेज में चेंज हो रहा है, ठीक है? चलो, अब एक नोटिस करने वाली बात है या रटने वाली बात है, इस चीज को आप ध्यान में रखना हमेशा, कि जो ट्रिपल पॉइंट है, ठीक है, फॉर वाटर के लिए, ठीक है, पी एट ट्रिपल पॉइंट 612 पास्कल या 0.612 किलो पास्कल होता है, ठीक है? और टी एट ट्रिपल पॉइंट 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है? उसी तरह से अगर हम बात करते हैं क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल वॉल्यूम की बात करते हैं, तो वो इस तरह से है, ठीक है? 22.6 मेगा पास्कल, 373.3 सेंटीग्रेड डिग्री सेंटीग्रेड, एंड वॉल्यूम ऑफ क्रिटिकल, ठीक है, टेम्परेचर या क्रिटिकल पॉइंट ऐसा बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है? तो 0.003106 मीटर क्यूब पर केजी होता है, ऐसा याद रखना है अपने को, ठीक है? अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम, ठीक है? एक्चुअल में प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम क्या है?
हमने पहले भी पढ़ा है इस चीज़ को, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी या इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, ठीक है। तो देखो इसमें ज़्यादा कुछ डिस्कशन है नहीं। प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम कहने का मतलब ये है कि हमारे पास, ठीक है, किसी भी एनी मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक इज नोन एज प्रॉपर्टी। जो भी मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है, जो भी मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी में भी दो चीज़ है, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव। तो एक जो प्रॉपर्टी है इसमें वो इंडिपेंडेंट ऑफ साइज और मासेस हैं, ठीक है, मतलब मास पे डिपेंडेंट नहीं है। और दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, दैट मीन्स कि डिपेंड्स ऑन द साइज और मास, ठीक है, बात समझ में आ गया। तो अब इस चीज़ को हम लोग थोड़ा सा फील करते हैं, ठीक है, एक डायग्राम के हेल्प से इस चीज़ को हम लोग फील करते हैं। एक्चुअल में देखो क्या है कि सबसे पहला हमारा ये प्रेशर है, ठीक है, ये प्रेशर है, टेम्परेचर है, वॉल्यूम है, ठीक है, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम। इसके बाद ये क्या है, डेंसिटी, ठीक है, मास, इसके बाद एनर्जी, ठीक है। इन चीज़ों को हम लोग अच्छे तरह से समझ रहे हैं। अब जो ये एनर्जी हो गया, ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ बता दें कि ये जो है ये हो गया कंडक्टिविटी, ठीक है, रोड हो गया डेंसिटी। अब इस चीज़ को हम लोग क्या करते हैं कि इस चीज़ को हम लोग एक कंटेनर में ले जाके हम सोच रहे हैं इसका सेपरेशन करने के लिए, प्रॉपर्टी को अलग अलग करके हम लोग सेपरेशन चाहते हैं, ठीक है। तो सेपरेशन कैसे होगा, तो एक ही सपोज दैट कि दिस इज अ रूम, ठीक है, सबसे पहला ये क्या था, एक रूम था। अब इस रूम को हमने बाई पार्ट कर दिया और इसको हम लोग हाफ एंड हाफ में कन्वर्जन कर दिया, ठीक है, बात समझ में आ गया। तो हाफ हाफ में हमने कन्वर्जन किया। यहाँ पे हमको देखना यह है कि चेंज कौन सा हो रहा है, कौन सा जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, सिस्टम की जो प्रॉपर्टी है वो चेंज कौन सी प्रॉपर्टी हो रही है, कौन सी प्रॉपर्टी नहीं हो रही है। दैट मीन्स कौन सी प्रॉपर्टी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है एंड कौन सी प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो जो प्रेशर है, ठीक है, वो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है बिकॉज इंडिपेंडेंट ऑफ साइज और मास, ठीक है, पहला चीज क्लियर हो गया। टेम्परेचर इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है, बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ साइज एंड मास। डेंसिटी एक इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी है बिकॉज इंडिपेंडेंट ऑफ साइज एंड मास। मैं गलत बोल गया, एक्चुअली में क्या है कि डेंसिटी मास पे डिपेंड करता है। अब इस चीज़ को मैं आपको समझाता हूँ कैसे, और इस चीज़ को मैं फील भी कराता हूँ कैसे। सबसे पहले जो भी डेंसिटी है हमारा, ठीक है, जो डेंसिटी है वो क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास पे तो डिपेंड कर रहा है, फिर भी आप कैसे ऐसा बोल रहे हो कि ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, कैसे बोल रहे हो आप, मास पे तो डिपेंड कर रहा है तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होना चाहिए। देखो भाई, इसको क्या है, ये मास एक क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। वॉल्यूम भी क्या है, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे एक नोट पॉइंट निकल के ये आ रहा है कि टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हमेशा एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, ये हमेशा ध्यान में रखना। अभी मैं पॉइंट समझाऊंगा। तो टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हमेशा एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, एक पॉइंट हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक है। इसलिए जो रो है हमारा, जो डेंसिटी है, वो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, और उसी हिसाब से के भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। मास तो मास पे डिपेंडेंट है, तो इसको तो होना ही पड़ेगा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। उसी तरह से एनर्जी भी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो अब इस सबसे दो चार पॉइंट्स निकल के आते हैं जिसको हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो हमने अभी आपको बताया कि रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है, एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव, इंटेंसिव, ठीक है। अब यहां से हम लोग एक बात और बोल सकते हैं कि ओहो, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। अब देखो, ये डेंसिटी को हम लोग ऐसा भी तो लिख सकते हैं, V अपॉन M लिख सकते हैं क्या? ओ माई गॉड, इसको हम लोग स्पेसिफिक वॉल्यूम, 1 अपॉन स्पेसिफिक वॉल्यूम लिख सकते हैं क्या? तो ऑलरेडी हमारा जब डेंसिटी
ठीक है, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी था, तो स्पेसिफिक वॉल्यूम भी क्या होगा, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगा। तो इससे एक और हमारा नोट पॉइंट ये निकल के आ रहा है कि ऑल स्पेसिफिक प्रॉपर्टी आर इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इसके बाद जितना भी फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ऑल फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है, आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, दैट्स लाइक काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड इंटरनल एनर्जी। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद नोट पॉइंट 4 में हम ये दिखाना चाहते हैं कि ऑल प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन एंड पॉइंट। ठीक है, हैंस दीज आर पॉइंट फंक्शन एंड एग्जैक्ट डिफरेंशियल। ओ माय गॉड, ये मैं एक्स्ट्रा चीज क्या बोल गया, व्हाट इज पॉइंट फंक्शन एंड एग्जैक्ट डिफरेंशियल। देखो एक्चुअल में क्या है कि पॉइंट फंक्शन और पाथ फंक्शन हमने पहले से डिस्कस कर चुका है। ठीक है, तो जो पॉइंट फंक्शन को हम एग्जैक्टली देखो, जो पॉइंट फंक्शन है, ठीक है, हमने पहले भी इस चीज को पढ़ा है, पाथ फंक्शन, पॉइंट फंक्शन, और हम लोग ये चीज बोले थे कि पॉइंट फंक्शन को हम लोग एग्जैक्टली डिफरेंशिएट कर पाते थे, इसलिए इस पॉइंट को हम लोग क्या बोल रहे हैं कि एग्जैक्टली डिफरेंशिएट। ठीक है, यहां पे देखो पॉइंट क्या दिख रहा है कि एग्जैक्ट डिफरेंस, जो प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन एंड पॉइंट, ठीक है, वो पॉइंट फंक्शन कहलाएगी, और जो पॉइंट फंक्शन होगी वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल होगी ही होगी, और जो पाथ फंक्शन होगी वो इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल होगी, क्योंकि हम लोग उसका डिफरेंशियल नहीं कर पाएंगे। बात समझ में आ गया। अब एक प्रॉपर्टी और हम लोग पढ़ते हैं, वो प्रॉपर्टी क्या है एक्चुअल में, वो है थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी एक नॉलेज के लिए हम लोग ऐसा पढ़ लेते हैं इसको। अब थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टी कौन कौन सा है, के, अल्फा एंड रो। ठीक है, ओके, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कॉजेस ऑफ इर्रिवर्सिबिलिटी। ठीक है, कॉजेस ऑफ इर्रिवर्सिबिलिटी में हम लोग ये चीज़ जानते हैं, अब ज़्यादा देर का टॉपिक हमारे पास बचा नहीं है, इस चीज़ को हम लोग डिस्कस करके इस लेक्चर को हम लोग एंड करते हैं। देखो एक्चुअल में क्या होता है, इर्रिवर्सिबिलिटी का कॉजेस क्या क्या है। तो देखो, अगर मैं फीलिंग के साथ बताना चाहता हूँ, ठीक है, तो सबसे पहला जो रीज़न है इर्रिवर्सिबिलिटी होने का, वो रीज़न है थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है, सिस्टम का थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं होना। ठीक है, क्या दिखाता है, इर्रिवर्सिबिलिटी दिखाता है। देखो कहने का कंडीशन ये है कि हमारे पास अगर डेल्टा पी इक्वल्स टू 0 या टेम्परेचर डिफरेंस इक्वल्स टू 0 या म्यू सी इक्वल्स टू 0 है, तो ये जो कंडीशन हमने पढ़ा था, ये कंडीशन हम किसके लिए पढ़े थे, फॉर रिवर्सिबल के लिए पढ़ा था हमने, और इर्रिवर्सिबल के लिए हम लोग, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता है तो ये कॉज किसका होगा, इर्रिवर्सिबिलिटी का कॉज होगा। ठीक है, आप बात समझ में आ गया हो गया। तो फर्स्ट पॉइंट आपका क्लियर हो गया। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट इज डन। सेकंड वन इज फ्रिक्शन इज द कॉज ऑफ इर्रिवर्सिबिलिटी। ओहो, फ्रिक्शन को हम लोग कैसे फील कर सकते हैं। देखो एक्चुअल में क्या है, जो फ्रिक्शन है हमारा, ठीक है, जो हमारा फ्रिक्शन है, अगर हम सिस्टम में कहीं से भी फ्रिक्शन है तो वो रिवर्सिबल की तरफ रीच नहीं करेगा। ठीक है, वो ऑब्वियसली उसमें कुछ ना कुछ क्या होगी, उसमें कुछ ना कुछ लॉसेस होंगे। ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ लॉसेस होगा, जिसके कारण वो रिवर्सिबल की तरफ रीच नहीं कर पाएगा, जिसके कारण वो इर्रिवर्सिबिलिटी का कॉज बनेगा। बात समझ में आ गया। ठीक है, सेकंड वन, ये भी पॉइंट क्लियर हो गया। सेकंड वन इज मिक्सिंग। ओहो, मिक्सिंग को हम लोग ऐसा फील कर सकते हैं कि देखो भाई, जब दो किसी भी चीज़ को तुम आप आपस में मिलाते हो, ठीक है, किसी भी चीज़ को आपस में मिक्सिंग हो रही है, तो ये इर्रिवर्सिबिलिटी का कॉज इसलिए है क्योंकि मिक्सिंग जितनी ईजिली हम कर सकते हैं, ठीक है, अगर वाटर है प्लस शुगर है, जितना आसानी से इस दोनों को मिला देंगे उतना आसानी से क्या हम अलग कर सकते हैं। तो ये एक कॉज है किसका, इर्रिवर्सिबिलिटी का कॉज है। बात समझ में आ गई होगी, मिक्सिंग इज क्लियर। ओके, लास्ट पॉइंट इज फ्री एक्सपांसन। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है, अपने अंदर जो भी डोमेस्टिक गैसेस होती हैं, ठीक है, डोमेस्टिक गैसेस, वो सबसे अच्छा एग्जांपल है। क्योंकि सपोज दैट एक सिलेंडर लिया हमने, उस सिलेंडर के नोजल को हमने दबाया, ठीक है,
तो वो गैस क्या है, एकदम से बाहर आया, मतलब जो अंदर में हाई प्रेशर पे गैस रखा हुआ था वो बाहर एकदम से बाहर आ गया फ्रीली, ठीक है। तो इस केस में जितनी आसानी से वो बाहर आ गया उतनी आसानी से क्या अंदर जा पाएगा? नहीं, कभी नहीं। तो फ्री एक्सपांसन भी एक कॉजेस ऑफ इरिवर्सिबिलिटी का एक अच्छा उदाहरण है, ठीक है। इसके बाद हम लोग लास्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करना चाहते हैं कि गैसेस के ऊपर, ठीक है। अब देखो गैस में क्या है कि एक्चुअल हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि पी वी इक्वल्स टू एन आर, ठीक है, आर बार आर टी, ठीक है, पी वी इक्वल्स टू एन आर बार टी। तो एक्चुअल में क्या है कि इसको हम दो भागों में डिफ्रेंशिएट करते हैं। फर्स्ट वन इज परफेक्ट गैस और सेकंड वन इज सेमी परफेक्ट गैस, ठीक है। और हम ये भी जानते हैं कि CpCv परफेक्ट गैस में क्या होती है, कांस्टेंट होती है, और सेमी परफेक्ट गैस में Cp एंड Cv दोनों क्या करता है, वेरी करता है। और Cp एंड Cv को हम लोग जानते हैं कि एक स्पेसिफिक प्रेशर है तो दूसरा स्पेसिफिक वॉल्यूम है, और दूसरा जो गैस को हम लोग जिसको डिफरेंशिएट करते हैं वो रियल गैस है, ठीक है। और रियल गैस का ये फार्मूला तो हम सभी जानते ही हैं, P + A/V², ठीक है, इंटू V - V = R/T। अब देखो थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन R बार पे करना चाहते हैं, ठीक है। तो देखो एक्चुअल में क्या है, हाँ यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है कि स्पेसिफिक हीट ऑफ एन आइडियल गैस इज अ फंक्शन ऑफ, ठीक है, क्वेश्चन ये आ रहा है। तो देखो इसका आंसर ये है कि ओनली वन टेम्परेचर। इसका आंसर क्या है, टेम्परेचर, फंक्शन ऑफ टेम्परेचर का है भाई फंक्शन। मॉलिक्यूलर स्पेसिफिक हीट Cp बार एंड Cv बार डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करता है भाई, तो डिपेंड्स ऑन मॉलिक्यूलर, ठीक है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ गैस, ऑफ द गैस, ठीक है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ गैस। अब हम लोग डिस्कस करते हैं थोड़ा सा R एंड R बार पे। देखो एक्चुअल में कुछ नहीं है, दोनों में रिलेशन क्या होता है, R को हम लोग क्या बोलते हैं, गैस कांस्टेंट, और R बार को हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल। देखो इसमें दोनों में कंफ्यूजन थोड़ा हो जाता है। R को हम क्या बोलते हैं, गैस कांस्टेंट, एंड R बार को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो देखो N इक्वल्स टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। इसको हम लोग इजिली क्या बोल सकते हैं, N इक्वल्स टू स्मॉल m अपॉन कैपिटल M, ठीक है, या ऐसा भी बोल सकते हैं स्मॉल n इंटू m इक्वल्स टू स्मॉल m, ठीक है। अब हमने एक रिलेशन पर आए PV इक्वल्स टू MRT, ठीक है, एक रिलेशन पर आए, और अभी हम लोग एक रिलेशन पर के आए हैं PV इक्वल्स टू N R/T। तो यहाँ पे R बार को हम लोग क्या बोल रहे हैं, M इंटू R इक्वल्स टू R बार होता है, ठीक है, M इक्वल्स टू R इक्वल्स टू R बार, ठीक है। तो यहां से हम R को क्या निकाल सकते हैं, R बार अपॉन M, बात समझ में आ रही है। तो R बार को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8 इसकी जो वैल्यू होती है 8.314, ठीक है, kg/m², ठीक है। अगर हम किसी भी चीज का R ऑक्सीजन निकालना चाहते हैं गैस कांस्टेंट, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर मास, सॉरी जो भी है मतलब R बार अपॉन M, ठीक है, यहाँ पे दिया ना R इक्वल्स टू R बार अपॉन M। उसी तरह से अगर एयर निकालना चाहते हैं तो R बार, ठीक है, अपॉन M। बात समझ में आ गया, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो दोनों में से किसी में जो भी कंफ्यूजन है वो कंफ्यूजन रहना नहीं चाहिए। एक्चुअल में दो बातें और बता देता हूँ लास्टली, इसके बाद हम लोग इस लेक्चर को एंड करेंगे। जो R है और R बार है उसमें एक मेजर डिफरेंस होता है, वो मेजर डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ। देखो एक्चुअल में क्या है कि जो R है ना, ठीक है, R की जो वैल्यू है, ठीक है, वो गैस टू गैस, ठीक है, R की जो वैल्यू है वो गैस टू गैस चेंज होती रहेगी, ठीक है, लेकिन R बार की जो वैल्यू है वो कभी भी चेंज नहीं होगी, ठीक है, कभी भी चेंज नहीं होगी, वो हमेशा अनचेंज रहेगी, हमेशा कांस्टेंट रहेगी। लेकिन R की जो वैल्यू है वो हमेशा गैस टू गैस बढ़ती रहेगी, ठीक है। तो इसी पॉइंट्स को लेके इस लेक्चर को हम लोग एंड करना चाहते हैं। लास्टली एक चीज़ और पढ़ लें क्योंकि क्वेश्चन इस टॉपिक से भी आता है 1 केल्विन को डिफाइन करने के लिए, तो ज़्यादा हम लोग नहीं जानेंगे इस चीज़ में। सीधे ऐसा देख लो कि 1 केल्विन इक्वल्स टू 1/273.16, ठीक है, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर,
होता है, ठीक है। और हम लोग ये दोनों पॉइंट जिस पे बात कर रहे हैं हम लोग, वो एक्चुअल में क्या है, वो वाटर के लिए ही बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है, तो 1 केल्विन उसके लिए कैसे डिफाइन करेंगे, नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर अपॉन 273.15 एट 1 ATM टेम्परेचर, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, दिस इज विकास कुमार झा, थैंक यू।